तो बेटा जी बिल्कुल आपके पास टाइम है। अगर आप इस आने वाले 6 महीने ढंग से अच्छे से स्ट्रिक्टली इस प्लानर को फॉलो कर गए ना, आपका कंफर्म आईआईटी जेई हो जाएगा। और बेटा जी इसको अच्छे से अपनी टेबल पे सेट कर लीजिए कि मुझे इस पर्टिकुलर डे में ये चीज़ें फॉलो करनी है। मुझे लगता है कि कभी भी ऐसी दिक्कत होगी नहीं, चाहे आप जहाँ पढ़ते, चाहे आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं। अगर आप अपने टीचर से कंसर्न करेंगे, आप अपने टीचर के पास जाएंगे, 101% आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। हे प्यारे बच्चों, आपके लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। और काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर अब तो 6 महीने बचे, क्या हम 6 महीने में आईआईटी जेई क्रैक कर सकते हैं? क्या इतना टाइम है हमारे पास अभी कि अभी भी हम आईआईटी जेई की क्रैक कर पाएंगे? तो बेटा जी बिल्कुल आपके पास टाइम है। अगर आप इस आने वाले 6 महीने ढंग से अच्छे से स्ट्रिक्टली इस प्लानर को फॉलो कर गए ना, आपका कंफर्म आईआईटी जेई हो जाएगा। कंफर्म्ड हो जाएगा बिल्कुल। आप अगले 6 महीने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर जाइए, आपका जनवरी में मेंस निकल जाएगा। क्या है वो प्लानर? देखिए, अभी आपके पास जो टाइम बचा है वो कितना बचा है? जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, जनवरी में पहला पेपर होना है। तो जुलाई से जनवरी तक का हमारे पास है 6 महीने। 6 महीने मोटा माटी 6 महीने है। आप इन 6 महीनों को दो पार्ट में डिवाइड कर ले। पहला है फेज 1 और दूसरा है फेज 2। दो पार्ट में डिवाइड कर ले, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में क्या करना है? आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं। जेई मेंस और एडवांस के कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड आपको बिल्डअप करने हैं। मतलब आपको मेंस का प्रिपरेशन भी करना है, आपको एडवांस का प्रिपरेशन भी करना है। थोड़ा थोड़ा मेंस पे फोकस ज़्यादा रखना है, एडवांस पे थोड़ा फोकस अभी कम रखना है, क्योंकि आगे हमें जाके 4 महीने तो मिल ही जाते हैं। तो अभी मेंस का फोकस ज़्यादा रखेंगे, लेकिन हम एडवांस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हम एडवांस की भी साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते जाएंगे। दूसरा फेज 2 मैंने बना दिया मॉक टेस्ट और रिवीजन। तो फेज 1 में आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए और फेज 2 में आप मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन लगाइए। तो ये तो हो गया पहली चीज कि 6 महीने हैं। फेज 1 फेज 2 में डिवाइड कर लीजिए। फेज 1 में आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, जेई पे फोकस ज़्यादा रखना है, एडवांस पे फोकस कम रखना है। मैं कहूँ तो आप कह सकते हैं कि 70-30 का रेशियो, मतलब 70% आप जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन करिए और 30% आप एडवांस के लिए प्रिपरेशन करिए। और जब फेज 2 हो जाएगा तो पूरा फोकस आप डाल दीजिए मॉक टेस्ट के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारी इस जर्नी का। नेक्स्ट, अगर मैं देखूं तो ये एक टाइम टेबल बनाया मैंने, हर एक पर्सन के लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे कि उनकी क्लासेस टाइमिंग होती है, कुछ लोगों की सुबह 8 बजे क्लास शुरू होती है, कुछ लोगों की सुबह 7 बजे क्लास शुरू होते हैं, कुछ लोगों की सुबह 8 बजे क्लास, 7 बजे भी क्लास होती है, 6 बजे भी होती है बहुत सारी जगह पे। तो आप अपने टाइम स्लॉट्स के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने एक रिलेटिव करके एक टाइम टेबल सेट कर दिया है। क्या है? आप 6:30 से 7:30 के बीच में उठ जाइए। इस उठने के दौरान आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या करिए, तैयार वैयार हो करके थोड़ा सा रिवीजन मारिए आके आपने पिछले दिन क्या क्या पढ़ा था, उसका हल्का सा एक रिवीजन कर लीजिए। 6:30 से 7:30 सुबह जब आप उठ रहे, 8 बजे आप अपनी मान लीजिए कोचिंग पहुंच गए, तो स्कूल पहुंच गए तो कोचिंग क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है वो बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से पढ़िए, पूरी मेहनत से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपके टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं बस वो पढ़िए, काफ़ी होता है। देन 2 से 3 बजे के बीच में आपका लंच टाइम, आपका रेस्ट टाइम। आप 1 घंटा आराम करिए, लंच कीजिए, इंस्टाग्राम देखिए, फेसबुक देखिए, जो कर सकते हैं वो करिए। लेकिन अगर फ़ोन से बचे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो यहाँ पे 1 घंटा आप अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। देन उसके बाद 3 बजे से पढ़ने बैठ जाइए 6 बजे तक। 3 से 6 आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी क्या करना है? न्यू टॉपिक्स प्लस पीवाईक्यूज में, न्यू टॉपिक्स और पीवाईक्यूज। इसमें आप वो भी कर सकते हैं जो उस दिन आपको कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया है, आप पहले उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए नया ही टॉपिक है, क्योंकि आज उसी दिन आपने पढ़ा है। देन उसके साथ साथ आप पीवाईक्यूज भी देख लीजिए कि आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके पीवाईक्यूज क्या आते हैं कि नहीं आते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, 6 से 7 में आप ब्रेक लीजिए, आप थोड़ा सा घूमने जाइए, पार्क में घूमने जाइए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, तो अपने आप को कूल डाउन करिए और एक्सरसाइज करिए। हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। देन 7 से बैठ जाइए फिर से पढ़ने और 11:30 तक पढ़िए। 7 से 11:30 ये दूसरा आपका पढ़ने का टाइम है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, डीपीपीज लगाने हैं और मॉक लगाने हैं। एंड देन 11:30-12 के बीच में आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह हमें 6 बजे उठना भी है। तो ये एक
छोटा सा टाइम टेबल बनाया अपने हिसाब से, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से। इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे कर सकते हैं। कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे हमें कम ज़्यादा टाइम देना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। ये एक आइडियल टाइम टेबल मैंने बना दिया जो लगभग ज़्यादातर इंडिविजुअल्स पे फिट बैठ जाएगा। कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं इसमें कि ये फिट ना बैठे, तो वो अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं बेटा जी, चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल बनने के बाद, टाइम टेबल बनने के बाद आपको क्या करनी है, दूसरी चीज़, वीकली सब्जेक्ट ब्रेकडाउन। वीकली सब्जेक्ट ब्रेकडाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फॉलो कर गए ना तो जनवरी में कन्फर्म्ड बोल रहा हूं मैं, आपका आईआईटी मेंस हो जाएगा। आपको सेकेंड अटेम्प्ट की ज़रूरत शायद ही पड़ेगी अगले 6 महीने अगर आप इसको फॉलो कर गए। तो बेटा जी क्या करना है, टाइम टेबल के हिसाब से आपको मंडे में क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू करना है। मंडे आप फिक्स कर लीजिए कि मैं फिजिक्स का थ्योरी प्लस पीवाईक्यू करूंगा। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और एमसीक्यूज करना है। एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे, आपके पास डीपीपी होगा, आपका मॉड्यूल होगा, कुछ रेफरेंसर्स होंगे, कुछ ऐसी बुक्स होगी जो आपने खरीदी होगी अपने टीचर्स के बताने पे, उससे आप एमसीक्यू लगाइए। मैथ्स में आपको क्या करना है, थियोरी प्लस एग्जाम्पल्स। थियोरी प्लस एग्जाम्पल जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाई आपकी बुक में दिया वो थियोरी प्लस एग्जाम्पल। ये मंडे के दिन आप फिक्स कर लीजिए कि मंडे हमारा थियोरी वाला पार्ट पोर्शन होगा और थोड़े बहुत हम क्वेश्चंस लगाएंगे, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है। थियोरी कहाँ से मिलेगी, थियोरी भाई आपके टीचर ने आपकी क्लासेस में आपके नोट्स में लिखवाई हुई है, वो करिए। और केमिस्ट्री में तो हम एनसीईआरटी को ग्रंथ मानते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़िए केमिस्ट्री में। बाकी फिजिक्स में और मैथ्स में आपको आपके टीचर ने जो थियोरी कराई है आपकी कोचिंग में वह थियोरी पढ़िए उस नेक्स्ट डे ट्यूसडे को। यानी कि अब आप आ जाइए, डीपीपी सोल्व करिए, क्वेश्चंस बनाइए फिजिक्स के अंदर। एनसीए केमिस्ट्री के अंदर आपको रिएक्शन का प्रैक्टिस करना है। अब वो ऑर्गेनिक की रिएक्शन हो सकती है, इनऑर्गेनिक के पार्ट की रिएक्शन हो सकती है ये। फिर मैथ्स में क्या करिए भाई, पीवाईक्यू के दिन रख दीजिए कि इस दिन मैथ्स में सिर्फ मैं क्या करूंगा, पीवाईक्यू करूंगा। बिल्कुल एकदम फिट कर दीजिए कि ट्यूसडे को मैं पीवाईक्यूज करूंगा, आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जानी चाहिए। वेडनेसडे को मैथ्स में क्या करना है, फॉर्मूला का रिवीजन करना है। इनऑर्गेनिक टेबल, पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बैठ जाते हैं। इनऑर्गेनिक टेबल आप पूरा याद कर लीजिए। इनऑर्गेनिक टेबल से आपकी जो जो प्रॉपर्टीज होती है एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, हाइड्रोजन चैप्टर में, है ना, डी ब्लॉक में, बहुत सारी चीज़ें हमारी किससे रिलेट करती है, पीरियोडिक टेबल से। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे किससे रिलेट करते हैं, पीरियोडिक टेबल से। वो बिल्कुल अच्छे से बनाइए। डाउन द ग्रुप साइज में क्या होता है, पीरियड में साइज क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्ञान इंथैल्पी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप बेटा जी यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैथ्स में आप करिए ट्रिकी प्रॉब्लम। ट्रिकी प्रॉब्लम्स क्या होती है बेटा जी, वो क्वेश्चन जो आसानी से सोल्व नहीं होते, उनके लिए सर ने कुछ ट्रिक्स बताई होगी, कुछ टेक्निक्स बताई होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढिए और उनको सोल्व करिए। अब आ जाता है नेक्स्ट डे, थर्सडे को आप मॉक चैप्टर टेस्ट, यानी कि आप जिसका टेस्ट देने वाले हैं आप उस चैप्टर को अच्छे से करिए। यहाँ पे भी मॉक टेस्ट दीजिए, यहाँ पे भी मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद नेक्स्ट डे क्या करना है, रिवीजन करना है। केमिस्ट्री में वीक एरियाज पे काम करना है। जो भी आपको लगता है आपका ऑर्गेनिक वीक है, आपका फिजिकल वीक है, आपका इनऑर्गेनिक वीक है, जो भी पार्ट आपका वीक है वहाँ पे काम करिए। आपकी पीरियोडिक टेबल में गलतियाँ हो रही है, या आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म में गलतियाँ हो रही है, या आपके फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला में गलतियाँ हो रही है, उस पर काम करिए। शॉर्ट नोट्स, मैथ्स में शॉर्ट नोट्स अपने तैयार कर लीजिए कि क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं। और फिर सैटरडे को आप फुल टेस्ट दीजिए तीनों में। और संडे आप वो जो टेस्ट दिया था उस टेस्ट को क्या करना है, एनालाइज करना है, उसका पोस्टमार्टम करना है कि मैंने ये क्वेश्चन गलत क्यों किया, जबकि मैं तो पढ़ के गया था। अगर ऐसा कोई टॉपिक है कि आप पढ़ के गए थे फिर भी उसका क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा क्यों हुआ, एनालाइज कीजिए उस चीज़ को और जाकर के उस टॉपिक को वापस से स्ट्रॉन्ग करिए ताकि उसका क्वेश्चन दोबारा से गलत ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बेटा जी इसको अच्छे से अपनी टेबल पे सेट कर लीजिए कि मुझे इस पर्टिकुलर डे में ये चीज़ें फॉलो करनी है। इस तरह से अगर आप करेंगे अगले 6 महीने तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। और जो ये डर लग रहा है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और कंफर्म आपका जनवरी के फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आईआईटी जेई क्लियर हो जाएगा बेटा जी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फेज़ 1 की बात करते हैं। मैंने कहा था 6 महीने को 2 फेज़ में बांट लो, एक फेज़ 1 और एक फेज़ 2। फेज़ 1 को फिर से 2 पार्ट में कर लो, एक अगस्त से सितंबर का फेज़ और एक अक्टूबर से नवंबर का फेज़। 2-2 महीने का फेज़ होता है, 60-60 दिन का ये फेज़ बन जाएगा आपका।
तो आप पहले अगस्त से सितंबर में कंप्लीट 11th करिए, 11th को कंप्लीट कीजिए, और फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप 12th को कंप्लीट कीजिए। तो ये 2 फेज में आप सेट कर लीजिए अपने दिमाग में कि अगस्त से सितंबर तक मैं 11th कंप्लीट करूंगा और अक्टूबर से नवंबर तक मैं 12th कंप्लीट करूंगा। आगे अगर हम देखें तो इसमें क्या आ जाता है बेटा जी, आपका गोल क्या है हमारा, अगस्त सितंबर 2025 में फिनिश करना है 11th का पूरा सिलेबस। तो फिजिक्स में क्या क्या करना है, मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कंप्लीट इसमें निपटाइए। केमिस्ट्री में क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट करना है, थर्मो करना है, इक्विलिब्रियम करना है, जीओसी करना है, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और क्वांटम नंबर, ये केमिस्ट्री के टॉपिक हो जाएंगे आपके। मैथ्स में अलजेब्रा करना है, कैलकुलस करना है, कोऑर्डिनेट करना है। अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन और सर्कल, इस पे मेन फोकस रखना है कोऑर्डिनेट में कि स्ट्रेट लाइन और सर्कल पे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो बेटा जी अक्टूबर से नवंबर तक क्या होगा, कंप्लीट 12th करना है, और यहां से आपको स्टार्ट कर देना है क्या बेटा जी, आपके मॉक टेस्ट भी आपको यहां से क्या कर देना है बेटा जी, स्टार्ट कर देना है। 12th के सिलेबस के साथ साथ जब आप अक्टूबर नवंबर में इसको कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप अपने मॉक टेस्ट भी क्या कर दीजिए बेटा जी, स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स में क्या क्या करना है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसीएमआई और ऑप्टिक्स। केमिस्ट्री में क्या करना है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, एल्डल रिएक्शन हो गई, कैनिजारो रिएक्शन हो गई, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई, स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई, है ना, डार्जन्स रिएक्शन हो गई, ग्रूव प्रोसेस हो गया, बहुत सारी नेम रिएक्शंस है, करीबन करीबन 50 के आसपास आपके कोर्स में ये नेम रिएक्शंस निकल जाएगी इस तरह से, है ना। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, गैटरमैन, सेंडमेयर, है ना, ये सारी रिएक्शंस आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आता है केमिस्ट्री के अंदर बच्चा। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें तो मैथ्स में क्या करना है, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, 3D, प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस, ये आप मैथ्स में करेंगे। अब इन दोनों के लिए क्या रहेगा, 11th प्लस 12th के लिए स्ट्रेटेजी क्या पढ़ाएं, कैसे करें। एक तो मैंने टाइम टेबल आपको बता ही दिया, डेज वाइज भी मैंने ब्रेक डाउन कर दिया सारा कि किस डे में क्या करना चाहिए, क्या आपको बेस्ट दे के जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बेटा जी कि 7 to 8 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी चाहिए। अगर वाकई में आप करना चाहते हैं, वाकई में आप आईआईटी करना चाह रही है और जनवरी में ही करना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो होगी वो 7 to 8 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी आपको करना है। चैप्टर पर सब्जेक्ट एवरी 5 to days, 1 चैप्टर, एक चैप्टर आपको 5 से 6 दिन में निपटा देना है। वो फिजिक्स में भी करना है, वो मैथ्स में भी करना है, वो आपको केमिस्ट्री में भी करना है। यानी कि 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपका एक चैप्टर रेडी हो जाना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। आप अगर ऐसा करेंगे, स्ट्रिक्टली इस पे फॉलो करेंगे तो क्यों नहीं होगा भाई। उसके बाद क्या करना है, सोल्व करना है एनसीईआरटी, कोचिंग मटेरियल एंड पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कहाँ से कहाँ तक, 2010 से 2025 तक के ही करेंगे, इसके पहले की पीवाईक्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बुक्स हैं जो ज़्यादातर मार्केट में चलती है, मार्केट में अवेलेबल है, और ज़्यादातर टीचर इसी को रेफर करने को बोलते हैं, और ये काफ़ी अच्छी बुक है भी। अगर आप ये कर लेंगे तो ये कन्फर्म्ड हो जाता है कि हाँ भाई पेपर निकलेगा। जैसे फिजिक्स में एससी वर्मा चलती है, केमिस्ट्री में हिमांशु पांडे, एमएस चौहान चलती है ना। सिंगेज की बुक बहुत आती है, बहुत अच्छी आती है, चाहे वो आपका मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारी सिंगेज पब्लिकेशन की बुक सारी अच्छी है। तो मैं यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये मार्केट में वाकई में ही अच्छी बुक्स है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करना है, ये बुक्स जो भी बुक्स है, एससी वर्मा है या सिंगेज है, हिमांशु पांडे, एमएस चौहान, लेस्नी खैलिड है, जो भी आप बुक सुन रहे हैं आपके टीचर से, वो तभी करिए जब आप पूरे क्लास नोट्स को अच्छे से अपने दिमाग में ले गए हो, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हो, ये अपने दिमाग में पूरे के पूरे जो क्लास नोट्स थे वो इकट्ठा कर लिए हो, तभी आप इसको करिएगा। अदरवाइज आप सीधा बुक्स पे जा मत कीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट नोट्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शॉर्ट नोट्स आप क्लास में पढ़ लिए, आपको पूरा टॉपिक सर ने समझा दिया है, अब आपके पास उसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि आप 2 पेज में वो शॉर्ट नोट्स हो जाए। आपको मतलब अगर रिवीजन करना हो तो आपको बस 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे उसको देख के कि हाँ मुझे ये याद हो गया, ये सारे इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स थे। और वो कैसे लगता है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स भाई पहले आप पीवाईक्यू सोल्व कर लो। तो जब आप पीवाईक्यू सोल्व कर लेंगे तो पीवाईक्यू से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक पे आते हैं, उसके हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो केमिकल बॉन्डिंग है,
आपको केमिकल बॉन्डिंग के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, जैसे सर ने पढ़ा है ऐसे बनेंगे? नहीं भाई, ऐसे नहीं बनाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग के शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले आना चाहिए आपका एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो सबसे पहले आना चाहिए। तो पहले एमओटी के शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद वीबीटी के शॉर्ट नोट, उल्टा चलता है, वीबीटी के शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद वेस्पर थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद डाइपोल मूवमेंट, उसके बाद बॉन्ड एंगल। इस तरह से अगर आप कराएंगे तो आपके जो मेन पॉइंट है उस चैप्टर के अंदर से पूछे जाने वाले जो मेन पॉइंट्स है वो आपके पास सबसे शुरू में दिखेंगे, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पढ़े जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बनाने हैं और क्लास नोट्स टीचर के हिसाब से बनाने हैं, जैसे टीचर बोल रहा है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है उसके हिसाब से बनाइए। लेकिन शॉर्ट नोट्स में आपका दिखना चाहिए कि इसमें आपने काम किया है। शॉर्ट नोट्स हमेशा पीवाईक्यू के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। जब भी आप केमिकल बॉन्डिंग देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो किसके है बेटा जी, देखिए जाके, एमओटी, वेस्पर थ्योरी, डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड एंगल, ये ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो होता है, तो उसके हिसाब से अब ये नहीं बनाना कि मैंने देखे बहुत सारे बच्चे लाए शॉर्ट नोट्स लेके आए और उसमें लिखा हुआ है कि वाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अरे भाई, ये शॉर्ट नोट्स में थोड़ा ही ना डालना है, ये शॉर्ट नोट्स थोड़ा, उनके शॉर्ट नोट्स भी 25 पेज के हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स मतलब 3 4 पेज मैक्सिमम होना चाहिए। 4 पेज तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। A4 शीट्स के 4 पेजेस में आपकी शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। क्या करना है भाई, हर एक वीक पॉइंट पे काम करना है अपने टीचर के साथ मिलके। जहां भी आपको लगता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, सर मुझे जीओसी समझ नहीं आ रही, सर मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा, आप अपने टीचर के साथ बैठिए, 4 क्वेश्चंस टीचर बताएगा। मुझे लगता है कि कभी भी ऐसी दिक्कत होगी नहीं, चाहे आप जहां पढ़ते, चाहे आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं। अगर आप अपने टीचर से कंसर्न करेंगे, आप अपने टीचर के पास जाएंगे, 101% आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। प्रॉब्लम तभी तक सोल्व नहीं होगी जब तक आप सिर्फ उस प्रॉब्लम को अपने पास रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे अपने टीचर से, तब तक आप प्रॉब्लम में ही रहोगे भाई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फेज 2 की बात कर लेते हैं। फेज 2 क्या है? फेज 2 सिंपली बोलूं तो टेस्ट। अब आपने 11th भी पूरा कर लिया, अब आपने 12th भी पूरा कर लिया, अपने लगभग नवंबर के लास्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट कितने देने हैं भाई? कम से कम हर 4 से 5 दिन में, हर 4 से 5 दिन में एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। वैसे सही आइडियल यह है कि आप जितना ज़्यादा दे सकते हैं उतना ज़्यादा दीजिए। अगर आप हर दिन दे सकते हैं तो हर दिन दीजिए। आप 2 दिन में दे सकते हैं 2 दिन में दीजिए, 3 दिन में दे सकते हैं 3 दिन में, लेकिन 4 से 5 में एक टेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। मैं कहूँ 1 महीने में जब आप लास्ट वाले फेज में होंगे तो कम से कम 20 से 22 मॉक टेस्ट आप ज़रूर ट्राई करें, और हर मॉक टेस्ट के बाद आप अच्छे से उसको एनालाइज करें, डिस्कस करें अपने टीचर के साथ। तो लास्ट में अगर हम देखेंगे तो एनालाइज कीजिए हर एक मॉक टेस्ट को, ये ज़रूरी है। जब भी आप मॉक टेस्ट दे के आएंगे उसके बाद ये देखना कि मेरी गलती कहाँ हुई है, और ख़ास करके उस टॉपिक में जो आपको आता था और आपसे उसका क्वेश्चन हुआ नहीं, उसको तो ज़रूर ही देखना है, उसको तो ज़रूर ही देखना है। तो बेटा जी ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने रख दी है अगले 6 महीने के लिए। अगर आप इसको अगले 6 महीने फॉलो करेंगे तो आई होप कि आप जनवरी के अटेम्प्ट में ही 2026 जनवरी में ही आपका आईआईटी मेंस क्रैक हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने टीचर से मिलते रहिए, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए तो पक्का आपका आईआईटी जेईई 2026 में निकल जाएगा। थैंक यू सो मच।